बात महाराष्ट्र की करेंगे। यहां भी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखे एक लेख पर अजित पवार की पार्टी एनसीपी तिलमिलाई हुई है, क्योंकि मुखपत्र में लिखा है कि बीजेपी को एनसीपी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं थी। ये सारी बातें उखड़ रही हैं लोकसभा के नतीजों के बाद। महाराष्ट्र में एनडीए ने 17 सीटें जीती हैं और एनसीपी ने 1 सीट जीती। महाराष्ट्र में एनडीए के हार का ठेकरा एनसीपी तक आया तो एनसीपी ने भी तुरंत यूपी का आईना दिखा दिया। छगन भुजबल जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं महाराष्ट्र में तो वो 4 सीटों पर ही लड़े थे, फिर बीजेपी यूपी में कैसे हार गई। तो आइए देखते हैं महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में छिड़ा नया घमासान। बीजेपी के सहयोगी दलों में मची सिर्फ फुटअव्वल। एनसीपी पर उठा सवाल तो मिला यूपी पर जवाब। 400 पार के नारे को क्यों बताया हार का जिम्मेदार। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला और पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि एनडीए की 293 सीटों की बदौलत पीएम मोदी ने तीसरी बार शपथ ले ली। 4 जून को नतीजे आए। 9 जून को मोदी 3.0 की शपथ हुई और उसके फौरन बाद एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल सी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा के नतीजों के बाद उबाल कुछ ऐसा है कि 2 गुटों में खींचतान है। अपने अपने बयान हैं। एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी वाले नतीजों से गदगद हैं, लेकिन क्रेडिट की जंग छिड़ी हुई है। उद्धव ठाकरे गुट ने तो एकला चलो रे का राग ही छेड़ दिया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के तेवर बदले हुए हैं, तो चाचा शरद पवार भी भतीजे अजित पवार को चित करके कुछ कम खुश नहीं है। और महायुति यानी महाराष्ट्र एनडीए में भी एक अलग ही रार शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में एनडीए का रिजल्ट बिगड़ा है, लिहाजा हार का ठीकरा सबने एक दूसरे पर फोड़ना शुरू कर दिया है। इस पूरी रार की इनसाइड स्टोरी दिखाने से पहले आपको महाराष्ट्र लोकसभा के नतीजे दिखाते हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी को 9 सीटें मिली हैं और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी 9 सीटें मिली हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी ने 8 सीटें जीती है, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली हैं और अजित पवार की एनसीपी को सिर्फ 1 ही सीट मिली है। महाराष्ट्र में 1 सीट अन्य के खाते में गई है। और महाराष्ट्र की रार इन नतीजों के बाद से ही शुरू होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में एनडीए सिर्फ 17 सीटें ही जीत पाया है। इस बार के नतीजों ने बड़ा उलटफेर किया है, क्योंकि चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ी तोड़फोड़ मची थी। शिवसेना के 2 फाड़ हो गए। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच पार्टी बंट गई। एनसीपी भी 2 टुकड़े हुई। शरद पवार और अजित पवार के बीच पार्टी बंट गई। पार्टी सिंबल को लेकर भी एक दूसरे में तगड़ी जंग चली, लेकिन लोकसभा के नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे से आगे उद्धव ठाकरे निकल गए और अजित पवार को चाचा शरद पवार ने बुरी तरह से चित कर दिया और नुकसान बीजेपी को भी हुआ। अब एनडीए में टारगेट पर 1 सीट जीतने वाली एनसीपी है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख ने एनडीए में मचे घमासान को और भी ज्यादा हवा दे दी है। ऑर्गेनाइजर ने लिखा है, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। एनसीपी का अजित पवार वाला गुट बीजेपी के साथ आ गया, जबकि बीजेपी और विभाजित शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत था। बात अजित पवार की एनसीपी पर आई तो सामने छगन भुजबल ने आकर मोर्चा संभाल लिया और सीधे यूपी के नतीजों का आईना दिखा दिया कि भाई 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4। और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परभनी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए, जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बारामती। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए।
दूसरी बात, ये मानता हूँ कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है, ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं करता। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में अजित पवार की पार्टी एनसीपी को लेकर आगे लिखा गया कि एनसीपी में चचेरे भाई बहनों में जिस तरह की कलह चल रही है, उससे शरद पवार 2-3 साल में ही फीके पड़ जाते। ऐसे में अजित पवार को लेने का अविवेकपूर्ण कदम क्यों उठाया गया? बीजेपी ने एक झटके में अपनी ब्रांड वैल्यू कम कर दी। ऑर्गेनाइजर में छपे इस लेख से हरकम मचना तय था। अब एनसीपी तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। बहुत सालों से सुनते आए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो उस जीत को संघ के लोग बोलते हैं ये संघ के नियोजनबद्ध कार्यक्रम की वजह से जीत हुई है, और आज महाराष्ट्र में पराजय हुआ है तो कहीं ना कहीं अजित दादा को टारगेट करने का काम संघ की ओर से किया जा रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ये जो पराजय हुआ है उसकी जवाबदारी महाराष्ट्र के तीनों नेता ने ली है, और आने वाले दिनों में उसके ऊपर विचार विनिमय और चर्चा करके आने वाले दिनों में हम साथ में आगे जाएंगे। मगर ऐसे टिप्पणी की वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं थोड़ी ठेस पहुंची है। अब महाराष्ट्र में इसलिए भी सिर्फ फुटबॉल मची है कि लोकसभा में तो महाराष्ट्र एनडीए यानी महायुति को जोर का झटका लगा ही है। आगे यानी 3 महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव भी हैं। बीजेपी के सहयोगी दल ये साबित करने में लगे हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें अकेले झटका नहीं दिया है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के अंदर कुछ कुछ चल रहा है, जैसा कि हमने इसके पहले की रिपोर्ट में आपको दिखाया था, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं। एनडीए में हार पर सिर्फ टब्बल मची हुई है और इंडिया गठबंधन को देखकर लगता है कि जीत उनके सिर चढ़कर बोल रही है। महाराष्ट्र में अकेले उद्धव ठाकरे को बीजेपी के बराबर 9 सीटें मिली हैं, तो कांग्रेस 13 सीटें जीतकर नंबर 1 पार्टी बन गई है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उद्धव ठाकरे को उन लोगों की वजह से सीट मिली जिनके लिए उद्धव ने हिंदुओं को छोड़ा। जवाब में उद्धव ठाकरे सीधे पीएम मोदी पर प्रहार करते दिखे। महाराष्ट्र में ये सब इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो आइए आपको दिखा देते हैं महाराष्ट्र में एनडीए में क्यों ठनी रार और इंडिया गठबंधन में कहां पर है टकराव। आश्वासनं दिली होती, मोदी गॅरंटी 10 वर्ष झाली, गॅरंटीचा पत्ता नुसतं टी आहे पण गॅरंटी नाहीये। चाय पे चर्चा आहे, तो टी आहे पण गॅरंटी नाहीये। मणिपूरमध्ये तर जायची हिंमतच नाहीये। मी काल बोललो ना, हे गृहमंत्री जे आहेत अमित शाह तिकडे शेपूट घालतात आणि इकडून खडा करतात, असे नागोबा आहेत। तो अब की बार, अरे अब की बार भाजपा तडीपार। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की लड़ाई सबसे तगड़ी भी थी और सबसे दिलचस्प भी, और इसकी वजह भी थी क्योंकि शिवसेना और एनसीपी टूटकर बीजेपी के साथ गई। अब एक तरफ तो इंडिया गठबंधन यानी एमवीए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था कि किसी भी कीमत पर एनडीए को मजा चखाना है। दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी इस कोशिश में थे कि महाराष्ट्र में सीटों की लाइन लगा देनी। लेकिन 4 जून को जब नतीजे आए तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें आई और एनडीए के खाते में रह गई सिर्फ 17 सीटें। और नतीजों के अगले दिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा। मैं पूर्ण विराम लेता हूं। जय हिंद। अब महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार को लेकर रार मची है, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी के 400 पार के नारे को ही हार की वजह बता दिया। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि 400 पार के नारे की वजह से लोगों ने विपक्ष के नैरेटिव पर भरोसा किया। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है।
महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। एनडीए में मची ये खींचतान विधानसभा चुनाव से पहले उसके लिए खतरे की घंटी है। लेकिन इस बीच देवेंद्र फडणवीस हार पर हिंदू मुसलमान वाला राग लेकर आए हैं और ये भी समझा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को सीटें क्यों ज्यादा मिली। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि चुनाव में उद्धव को न मराठी मानुष का वोट मिला और न ही उत्तर भारतीयों का। उन्हें सिर्फ उन लोगों ने वोट किया जिनके लिए उन्होंने हिंदुओं को छोड़ा। आणि महाविकास आघाडीला 24 लाख मतं दिली, म्हणजे 2 लाख मतं आपल्याला जास्त मिळाली। ही गोष्ट खरी आहे। आमच्या मुंबईमध्ये असलेल्या 4 पिढ्या मुंबईकर असलेल्या आमच्या उत्तर भारतीयांनी त्यांना मतदान केलेलं नाही। त्यांना नेमकं कुठनं मतदान मिळालेलं आहे हे जर आपण सगळ्यांनी नीट बघितलं तर लक्षात येईल। गेले 4 महिने ज्यांचे पाय ते पकडत होते, गेले 4 महिने ज्यांच्या खातर त्यांनी हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो म्हणणं सोडलं होतं आणि गेले वर्ष 1.5 वर्ष ज्यांच्या करता त्यांनी बाळासाहेबांचं नाव हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे वरनं जनाब बाळासाहेब ठाकरे केलं होतं। नतीजों पर मचे इस घमासान पर उद्धव ठाकरे सीधे बिना नाम लिए पीएम मोदी पर प्रहार कर रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है? अब की बार वाले कहाँ गए? अभी बार बार वहां हमले हो रहे हैं, इसके बावजूद अब की बार वाले वहां जा नहीं रहे हैं। कल परसों मोहन जी भागवत उन्होंने भी कहा कि मणिपुर जल रहा है। 1 साल के बाद खैर उन्होंने कहा तो सही, क्या अब भी प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे, गृह मंत्री वहां नहीं जाएंगे? कश्मीर तो उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार दरमियान एक बड़ा प्रचार किया था, 370 आर्टिकल हमने निकाला। उसकी सच्चाई भी क्या है मैंने भी रखी थी सबके सामने। और हमारे जो वकील साहब है असीम सरोदे जी, उन्होंने भी कहा था। खैर वो बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ा है कश्मीर में? जाने तो जा रही है। लेकिन अब आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने कैसा प्रदर्शन किया है उसका रिपोर्ट कार्ड भी दिखा देते हैं। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से पहले बात एनडीए की करते हैं। बीजेपी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी और 9 सीटों पर जीती। बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 32%। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 15 सीटों पर चुनाव लड़ी, 7 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 47%। अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी, 1 सीट जीती, स्ट्राइक रेट रहा 25%। ओवरऑल एनडीए के वोट प्रतिशत की बात करें तो ये 43% रहा। और अब बात इंडिया गठबंधन की करते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी 21 सीटों पर चुनाव लड़ी, 9 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 43%। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, 13 सीटों पर जीती, स्ट्राइक रेट रहा 76%। शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी, 8 जीती, स्ट्राइक रेट रहा 80%। ओवरऑल इंडिया गठबंधन के वोट प्रतिशत की बात करें तो ये 44% रहा। आणि इथे त्यांनी सांगितलं की राजकारणात मी शरद पवारांचं रोल भरपूर झालं, खोटं होतं पण सांगितलं, त्यामुळे बारामतीकडे खुश झाली, पण हे खुशी खरी नसते। अब 3 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में एनडीए वाले यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हार नहीं हुई है, बल्कि खास तबके ने उद्धव और इंडिया गठबंधन वालों को वोट किया है। कडकडून त्यांनी मिठी मारली आणि दिलं काय माहितीये? शाल घातली आणि सांगितलं आमच्या मतावर तुम्ही निवडून आलात आदित्य ठाकरे, तुम्हाला शुभेच्छा। कडकडून मिठी मारली आणि हातामध्ये तलवार नंग्या दिल्या। वो सच्ची में वो लोग वहाँ रहते हो कि सारे बोगस वोटर है, सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी है? उसकी जांच होनी चाहिए, ऐसी मांग मैं इलेक्शन कमीशन के पास करूंगा। मुंबई को पाकिस्तान बना देंगे, महाराष्ट्र को मिनी पाकिस्तान। वोटर लिस्ट है तो जांच होनी चाहिए उसकी कि उसमें लोकल मुसलमान कितने हैं और उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या कितने हैं। इसका मतलब हिंदू उनके साथ में नहीं है, बीजेपी के साथ पराजय हुआ है। तो अगर हिंदू के वोट उनको मिलते तो पराजय क्यों होता? जहां जहां राम का वास था वहां वहां उनका पराजय हुआ है। भले ही बीजेपी और एनडीए वाले उद्धव ठाकरे को टारगेट कर रहे हों और कांग्रेस उद्धव के समर्थन में बोल रही हो, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन में भी एकता नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि उद्धव विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं।
अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस से उद्धव की नहीं बन रही है? इस सवाल के पीछे की 3 वजह मुंबई से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा में है। पहली वजह महाराष्ट्र में कांग्रेस का सबसे बड़ी पार्टी बन जाना है। दूसरी वजह सांगली लोकसभा सीट पर कांग्रेस से मतभेद है और तीसरी वजह विधान परिषद में उम्मीदवारी को लेकर तनातनी। 26 जून को महाराष्ट्र में एमएलसी की 4 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। सीट और उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व परेशान है। कहा जा रहा है कि उद्धव अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं। चर्चा ये भी कि उद्धव कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के नेताओं से नहीं। आज तक ब्यूरो। ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। ऋत्विक, क्या ये माना जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महायुति या महाअघाड़ी में अलग अलग स्थिति बन सकती है? नए समीकरण नए दोस्तों के साथ साधे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए 2019 से महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो सकता है इसका अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव नतीजे सामने आए हैं, हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं भले ही महाविकास आघाड़ी की सीटें ज्यादा आई हो, महायुति की कम आई हो, लेकिन फिर भी पार्टियों के अंदर कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर ठीकरा फोड़ा जा रहा है और श्रेयवाद की लड़ाई भी दिख रही है। जैसे कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में होड़ लगी हुई है कि किसके वोटों के आधार पर उनकी इतनी सीटें आई। तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एनसीपी अजीत पवार गुट पूरी तरह से अल्पसंख्यक वोट जो है वो अपना खिसक चुका है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से प्रचार पद्धति अपनाई थी उसका नुकसान उन्हें झेलना पड़ा, इस तरह के आरोप लगा रहा है। अब ऐसे माहौल में आने वाले दिनों में सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी होना है असेंबली इलेक्शन का, तो उसको लेकर काफी सारे मतभेद और काफी सारे मनभेद सामने आएंगे और आगे देखिए चल के देखते हैं कि आगे आगे क्या होने वाला है। लेकिन उद्धव ठाकरे अगर कांग्रेस के शीर्ष नेता जो दिल्ली बैठते हैं उनसे तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वहां के महाराष्ट्र के जो नेता हैं उनसे उनकी दूरी दिखाई दे रही है। इसके मतलब मायने क्या समझे जाए? और खबर यह भी है कि अकेले चुनाव लड़ने की संभावना क्या हो सकती है, कितनी सीटें मिल सकती है, कितनी नहीं, क्या इस पर भी विचार किया जा रहा है उद्धव ठाकरे गुट की ओर से? क्योंकि उनको तो लोकसभा में उतना बड़ा फायदा नहीं हुआ जितना बड़ा फायदा इस महागठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी लेकर गई है। जी बिल्कुल, पिछले बुधवार ही उद्धव ठाकरे ने अपने सभी संपर्क प्रमुखों की बैठक शिवसेना भवन में बुलाई थी और उन्होंने उनसे एक रिपोर्ट मांगा है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कि अगर वहां पर वो अकेले लड़ते हैं आने वाला चुनाव तो क्या परिस्थिति होगी और हमारे लिए वहां पर कैंडिडेट कौन है उसकी स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी है, सर्वे भी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ जहां विधान परिषद की जो 4 सीटों पर चुनाव होने हैं उस पर भी उन्होंने चारों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसको लेकर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता खफा हो गए। उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश तो की उद्धव ठाकरे से, लेकिन उद्धव ठाकरे पूरी तरह से नॉट रीचेबल रहे। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी उम्मीदवार जो है वो पीछे ले लिए, लेकिन बात उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से की। अब कहीं ना कहीं राजनीति में न कोई स्थायी दुश्मन होता है न कोई स्थायी दोस्त होता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आएगी उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से नए दोस्त बन रहे हैं और पुराने दोस्त दूसरी तरफ यानी कि दूसरे खेमे में जा रहे हैं। कम से कम इस तरह की संभावनाएं अभी की राजनीति में बनती हुई दिखाई दे रही हैं।